मैं आज पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूं। धन पूर्णांकों पर आधारित यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका इसका पहला टॉपिक है। तो प्रश्न यह उठता है कि ये प्रमेयिका आखिर होती क्या है। प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ एक कथन है जिसके आधार पर हम अन्य कथनों को सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसे समझने से पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें दो धन पूर्णांक दिए गए हैं, उदाहरण स्वरूप 55 तथा 16। दो धन पूर्णांक ले लेते हैं। स्पष्ट है कि 55 16 से बड़ा होता है, तो हम इस 55 को 16 से डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, हमें पता है ये 16 तो 3 बार जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 48, और शेषफल यहां पर क्या बचता है 7। बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये। अब जरा इसको समझते हैं कि ये जो 55 है इसको हम कहते हैं भाज्य, डिविडेंड। जिस संख्या से हमने डिवाइड किया है 55 को यानी 16, इसको हम कहते हैं भाजक, डिवाइजर। यहां पर जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ है वो है भागफल, कोशेंट और शेषफल के रूप में 7, इसलिए इसको शेषफल या रिमाइंडर लिख सकते हैं। एक समीकरण जो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं वो ये था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अगर हम भाज्य के स्थान पर a ले लें, भाजक के स्थान पर b ले लें, भागफल को q से प्रदर्शित करें और शेषफल को r से प्रदर्शित करें, तो हमें निम्न समीकरण मिलता है a बराबर bq प्लस r। इस समीकरण को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। अर्थात किसी दो धन पूर्णांकों a तथा b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार मिलती हैं कि a बराबर bq प्लस r। परंतु r पर यहां पर एक कंडीशन है, एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। वो क्या है? 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन b। अर्थात r का मान 0 से स्टार्ट हो सकता है। 0 भी इसका मान होगा क्योंकि यहां पर हमने बराबर का चिन्ह लगाया है, परंतु r का मान b कभी नहीं हो सकता। b से हमेशा छोटा होना चाहिए क्योंकि यहां पे बराबर का मान नहीं लगा हुआ। और स्पष्ट भी है, r क्या था? शेषफल। b क्या था? भाजक। तो शेषफल का मान भाजक से हमेशा छोटा ही होता है। उदाहरण ले लेते हैं कि अगर हम b को 4 रख दें तो हमें भले ही a का पता ना हो कि हम किससे विभाजित करने जा रहे हैं इस 4 को, परंतु हम ये बता सकते हैं कि अगर हम 4 से किसी भी संख्या को विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल के संभावित मान कौन कौन से मिल सकते हैं। तो देखते हैं, 0 मिल सकता है, अर्थात वो संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगी, या 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, या फिर 3 मिल सकता है। क्या इसके अलावा कोई संभावना है? नहीं। तो शेषफल हमें या तो 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा। तो स्पष्ट है कि r का मान 0 से शुरू हुआ, b से छोटा b 4 है, 4 से छोटा कौन सा धन पूर्णांक होता है? 3। तो 0 से लेकर के 3 तक में कोई भी पूर्ण संख्या हमें यहां पर मिल सकती है।
इसी प्रकार अगर b का मान हम 6 रख दें तो अब हम स्पष्ट बता सकते हैं कि r के संभावित मान कौन कौन से होंगे। तो देखिए ये सारे मान होंगे 0, 1, 2, 3, 4 या 5, इसमें से कोई भी हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर किसी भी दो धन पूर्णांकों के लिए हम इस प्रकार का रिजल्ट लिख सकते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं कि संख्या 100 तथा 21 के लिए अगर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखनी हो तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 100 को 21 से डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। स्पष्ट है, यहां पर 4 मिलेगा तो 4 1 से गुणा कर दीजिए, 4 हुआ, 4 2 सा 8 हो गया, 84। घटाने पर हमें क्या मिल जा रहा है, 16। तो अब इस यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका को अगर हमें इस पर अप्लाई करना हो इन दोनों धन पूर्णांकों पर तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, 100 बराबर 21 इंटू 4 प्लस 16। तो क्लियर है। अब हम इसका प्रयोग करने जा रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे किसी भी दो धन पूर्णांकों के या दो धन पूर्णांकों से अधिक भी धन पूर्णांकों के एचसीएफ का मान ज्ञात करने के लिए। तो एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए करते हुए 148 तथा 24 का एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, इसके लिए हमें अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है तो स्पष्ट है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हमें भाग देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, 148 को अगर हम 24 से विभाजित कर देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा कि अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 6 ले लेते हैं तो 6 4 जा 24, 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 144 हो गया। तो 24 और 6 का गुणनफल अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाता है, 144। अगर इसका अंतर ले लेंगे तो कितना मिल गया, 4। तो अब हम अगर यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका यहां से लिखना चाहें तो हम बहुत स्पष्ट तरीके से लिख सकते हैं कि 148 तथा 24 के लिए 148 बराबर 24 इंटू 6 प्लस 4। क्लियर है। लेकिन अभी यहां पर हमारा एचसीएफ नहीं आया है, ये सिर्फ हमने 148 को 24 से विभाजित किया तो हमें भागफल 6 और शेषफल 4 मिलता है। तो इसके लिए दो धन पूर्णांक 148 तथा 24 के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 148 बराबर 24 इंटू 6 प्लस 4। अब आगे क्या करना होगा, अब हमें आगे के पद के लिए क्या करना है, इस पद में, इस स्टेप में जो हमें शेषफल मिल गया 4, अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस स्टेप का जो शेषफल है अब वो बन जाएगा भाजक और जो यहां पर भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 और 24 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखेंगे तो उसके लिए हमें भाग देना पड़ेगा। तो अगर हम भाग दें तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा और शेषफल हमें क्या मिल जाएगा, 0। अब हम एक बार फिर से 24 तथा 4 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 24 बराबर 4 इंटू 6 प्लस 0। तो अब आप ये ध्यान रखेंगे, जिस पद में, जिस स्टेप में हमें शेषफल 0 मिलेगा उसी स्टेप का
जो डिवाइजर यानी भाजक है वही वास्तव में HCF होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि HCF 148, 24 बराबर 4। इस उदाहरण से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर दो पूर्णांकों के लिए HCF का मान ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, हम विभाजन शुरू करेंगे और ये विभाजन हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमें शेषफल के रूप में शून्य ना मिल जाए। जिस स्टेप में हमें शेषफल शून्य मिलेगा उस स्टेप का जो डिवाइजर है वही HCF होगा। तो बात समझ आई? आइए इसे हम और अच्छी तरीके से समझें। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए 420 तथा 272 का HCF ज्ञात करें। तो हमें क्या करना होगा कि इसके लिए हमें विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए पहले भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 420 को 272 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या होगा कि भागफल 1 मिलेगा और शेषफल 148 मिला। अब इस 148 जो शेषफल था अब ये भाजक बन गया और जो पहले भाजक था वो अब भाज्य बन गया। तो हमने 148 से 272 को डिवाइड किया तो हमें भागफल 1 मिलेगा और शेषफल 124 मिलेगा। अब अगर हम इस 124 को से 148 को डिवाइड करते हैं तो फिर देखिए शेषफल हमें 24 मिलता है। फिर 24 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमें 4 मिलता है और फिर अगर हम 4 से 24 को डिवाइड करते हैं तो हमें शेषफल 0 मिलता है। क्या मिला हमें, देखिए ये था पहला स्टेप, ये है दूसरा स्टेप, ये है तीसरा स्टेप, ये है चौथा स्टेप और ये है पांचवा स्टेप। तो हमें पांचवें स्टेप में जाकर के शेषफल 0 मिला। तो हमने बताया था आपको कि जिस स्टेप में हमें शेषफल 0 मिलेगा उस स्टेप का जो भाजक है वही क्या होगा, HCF होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि HCF 420, 272 बराबर 4। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर 420 और 272 का HCF ज्ञात किया। तो आपको स्टेप में ध्यान क्या रखना है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देना है। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो हमें HCF मिल जाएगा, लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम इस विभाजन को जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे और कब तक करेंगे, जब तक हमें 0 शेषफल ना मिल जाए। और हर स्टेप में ध्यान क्या रखना है कि जो शेषफल मिलेगा, जैसे पहले स्टेप के बाद हमें शेषफल 148 मिला, तो उस स्टेप में जो शेषफल मिला वो भाजक बन जाएगा और जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। फिर देखिए दूसरे स्टेप में शेषफल कितना था, 124, और इसका जो भाजक था वो 148 था, वो अब क्या बन गया, भाज्य बन गया। अब आपने इससे डिवाइड करके जो शेषफल क्या मिल गया, हमें 24 मिला। फिर हमने देखा कि इस स्टेप का जो शेषफल है वो क्या बन गया, भाजक, और जो इस स्टेप का, इसके पहले वाले स्टेप का जो भाजक था वो अब क्या बन गया, भाज्य बन गया। इस प्रकार से हम ये कंटिन्यू रखेंगे कब तक, जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता है। जिस स्टेप में हमें 0 मिलेगा उसी स्टेप का जो भाजक होगा उसको हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक और प्रयोग समझते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो सबसे पहले तो हम इस उदाहरण को समझें, ये कहना क्या चाहता है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अपने मन से हम कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक सोच लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 101 ये संख्या ले ली, तो स्पष्ट है कि ये विषम है, ऑड नंबर है ये, क्योंकि ये विषम पूर्णांक क्या होते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। तो 101 2 से विभाजित नहीं होती। हम क्या करेंगे, अगर हम 101 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो देखिए जरा परिणाम क्या मिलेगा। अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 8 आया, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 2, 21 हो गया, फिर 4 5 20 कर दिया और यहाँ पर अंतिम शेषफल हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो अब अगर हम इस पर यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को लगाएं तो क्या मिलेगा, 101 और 4 दो धन पूर्णांक हैं
तो 101 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 4 इंटू 25 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर आपको ये पता है कि जो भागफल होता है उसको हम q से लिखते हैं ना, तो अब अगर हम 25 के स्थान पर q लिख दें तो क्या मिला? 4q प्लस 1। देखिए यही ये प्रश्न कह रहा है कि किसी भी धनात्मक अगर विषम पूर्णांक को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें शेषफल के रूप में 1 मिलता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि विषम पूर्णांक के रूप में हम ले लेते हैं 111 को। अब इसको 4 से भाग देकर देख लेते हैं, जरा फिर से देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। अब जरा देखिए शेषफल कितना आ जाता है? 3। अब अगर हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का यहां पर अप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? 111 इक्वल्स टू 4 इंटू 27 प्लस 3। फिर से अगर इसको q रख दिया जाए तो देखिए किस रूप में आ गया ये? 4q प्लस 3। तो 111 को हमने किस रूप में लिख दिया? 4q प्लस 3 के रूप में। आप अपने मन से कोई भी विषम पूर्णांक ले लीजिए, अगर आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको शेषफल के रूप में या तो 1 मिलेगा या 3 मिलेगा, इसके अलावा कोई भी संभावना नहीं है। तो देखिए कितना अच्छा रिजल्ट हमें यहां से मिल रहा है इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम ये सिद्ध करेंगे। ये तो हमने एक उदाहरण के द्वारा आपको बता दिया कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होगा। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर किस प्रकार से सिद्ध करेंगे वो जरा देखते हैं स्पष्ट रूप से। तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि माना a एक विषम पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हम a को a बराबर bq प्लस r के रूप में लिख सकते हैं, जहां यह स्पष्ट है कि r का मान 0 से लेकर के b के मध्य में होगा, तो अच्छी तरीके से जानते हैं। अब अगर इस प्रश्न में समीकरण में हम b बराबर 4 ले लेते हैं तो समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। समीकरण 1 में b बराबर 4 का मान रख देने पर हमें क्या समीकरण मिल जाएगा? a बराबर 4q प्लस r। अब जब b का निर्धारण हो गया तो अब हम स्पष्ट रूप से r के बारे में बता सकते हैं। बताइए r का मान संभावित क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2 या फिर 3। इसके अलावा कोई संभावना नहीं, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। तो अब हम सारी संभावनाओं पर विचार करने जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं यहां पर पहली संभावना यानी केस 1 हमें जो मिलेगा कि अगर r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, तो समीकरण से, तो इस समीकरण में अगर हम r का मान 0 रख दें तो हमें क्या मिलेगा? a बराबर 4q। तो अब आप बताएंगे कि 4q किस प्रकार की संख्या है? ये एक सम संख्या है या इवन नंबर है। क्लियर है? क्यों है? आप देख सकते हैं कि आप इसको अगर 2 से विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये क्या है? सम संख्या है। केस 2 में हम r का मान 1 रखते हैं तो समीकरण से हमें क्या मिलेगा? a बराबर 4q प्लस 1। अब आप इसको समझ सकते हैं 4q प्लस 1 किस प्रकार की संख्या है? विषम संख्या है। क्यों हम ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि 4q और 4q प्लस 1 दोनों क्रमागत संख्याएं हैं और दो क्रमागत संख्याओं में अगर एक सम संख्या तो दूसरी क्या होगी? विषम संख्या होगी। तो 4q प्लस 1 क्या होगी? विषम संख्या होगी। केस 3 ले लेते हैं, r बराबर 2 रख देते हैं तो समीकरण से a बराबर क्या मिल जाएगा? 4q प्लस 2। अब ये कैसी संख्या बन गया? सम संख्या हो गया, क्योंकि विषम संख्या में अगर आप एक जोड़ देंगे, इसमें एक जोड़ने पर ये मिला, तो अगर आप इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगी? सम संख्या मिल जाएगी। और चौथे केस में यानी अंतिम केस में हम देख सकते हैं
कि अगर हम r का मान 3 रख दें तो समीकरण से हमें क्या मिलेगा, a बराबर 4q प्लस 3, जो कि एक विषम संख्या होगा। ये स्पष्ट है क्योंकि फिर वही बात आती है कि सम संख्या में एक जोड़ दिया तो हमें विषम संख्या मिल जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए, इन चारों संभावित केस में दो ही केस ऐसे मिलते हैं, केस 2 और केस 3, जिसमें a किस रूप में प्रदर्शित हुआ है, 4q प्लस 1, और a बराबर 4q प्लस 3। इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हम बहुत सारे प्रश्न खुद से भी बना सकते हैं। जैसे कि इसी प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए और हम ये लिख दें कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो ये एक नया प्रश्न बन जाता है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हमें वही करना पड़ेगा कि हम यहां पर मान लेते हैं, इसका अर्थ क्या है ये समझ सकते हैं आप। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 6 से डिवाइड करें तो शेषफल या तो 1 मिलेगा या 3 मिलेगा या 5 मिलेगा, इसके अलावा कोई संभावना नहीं है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि माना a एक धन पूर्णांक है, तो फिर से वही बात आती है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हम लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस r, जहां स्पष्ट है r का मान क्या होगा। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम b का मान क्या लेंगे, क्या आप सोच सकते हैं? इसके पहले वाले प्रश्न में चूंकि यहां 4q प्लस 1 लिखा हुआ था तो हमने b का मान 4 ले लिया था। अब इस प्रश्न में हम यहां पर क्या ले सकते हैं कि b बराबर 6 ले लेने पर तो स्पष्ट है r के संभावित मान हमें क्या क्या मिल सकते हैं, यही मिलेंगे 0, 1, 2, 3 या 4। अब हमें समीकरण मिल जाएगा a बराबर 6q प्लस r। फिर से वही बात, केस 1 में हम r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर 6q मिल जाएगा, जो कि एक सम संख्या है क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि 6 2 से डिवाइड हो जाएगा पूर्णतया, इसलिए ये क्या बन गई, सम संख्या बन गई। केस 2 में हम r बराबर ले लेंगे 1, तो b बराबर क्या आ जाता है 6q प्लस 1, जो कि एक विषम संख्या हो गई। इस प्रकार से हम डिफरेंट केस लेते चले जाएं। 3 में r बराबर 2 तो b बराबर 6q प्लस 2 सम संख्या। केस 4 r बराबर 3 तो b बराबर 6q प्लस 3 फिर से विषम। वो वही बात हो गई, क्रमागत, एक सम एक विषम मिलती चली आ रही है क्योंकि सारी क्रमागत संख्याएं ही मिल रही है, एक एक जोड़ने पर मिल रहा है। ये r बराबर 4 ले लेंगे तो b बराबर हो गया 6q प्लस 4 सम संख्या। केस 6 r बराबर 5 ले लेने पर b बराबर 6q प्लस 5 जो कि एक विषम संख्या है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहां पर हमें 3 केस ऐसे मिल रहे हैं, केस 2, केस 4 और केस 6, जहां पर विषम संख्याएं मिल रही हैं और इन सबका रूप या तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खुद से बना करके हल कर सकते हैं कि जैसे अगर आप इसी प्रॉब्लम में, इसी समस्या में अगर यहां पर 8 रख दें तो क्या मिलेगा, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 8q प्लस 1, 8q प्लस 3, 8q प्लस 5 और एक और बढ़ जाएगा 8q प्लस 7 के रूप का होता है। एक धनात्मक विषम पूर्णांक 8q प्लस 1, 8q प्लस 3, 8q प्लस 5, 8q प्लस 7 के रूप का होता है। तो इसमें भी हम वही करेंगे कि एक धन पूर्णांक ले लेते हैं, a बराबर bq प्लस r आएगा। b का मान यहाँ पर 6 के स्थान पर अब हम क्या रख देंगे, 8 रखेंगे। क्यों? क्योंकि q के साथ यहाँ पर क्या दिया है, 8। तो अब क्या होगा, r के संभावित मान में ये संभावनाएं बढ़ गई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस प्रकार से हम यहाँ पर 8 केस बनाएंगे और एक एक करके लेते जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो विषम संख्याएं आएंगी वो इन्हीं के रूप की होंगी। तो बेटा इसी प्रकार हम लोग यहां पर विषम के स्थान पर अगर सम पूर्णांक रख दें तो सम पूर्णांक से संबंधित प्रश्नों को भी बनाया जा सकता है। अगर यहां पर सम पूर्णांक रख देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा कि वो 8q प्लस 2, 8q प्लस 4,
या 8 प्लस 6 के रूप का होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को बना सकते हैं और हल कर सकते हैं।